जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या जूनियर असिस्टेंट हो, और दोनों के लिए दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं एक पेड क्लास यानी कि बैच लॉन्च कर चुके हैं। आपको बता दूं कि मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता बैच और यूपी पुलिस के लिए ड्रीम बैच लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ये डेमो क्लास है, हिंदी की हमारी ये पहली डेमो क्लास है। आप सभी इसको देखिएगा, कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि साथियों ये है हमारा, देखिए, सफलता बैच। ये कितने का है तो मैं आपको बता दूं, ये मात्र साथियों कितने का है, 149 रुपये, सॉरी 199 रुपये। अब देखिए ये 199 रुपये का ही है जी, बिल्कुल नहीं। इसका रेट है कितना है, इसका फीस क्या है, 249 रुपये है। आपके लिए मैंने ये 199 किया है मात्र 100 बच्चों के लिए। जो पहले 100 बच्चे होंगे उनके लिए केवल और केवल ये कितने पड़ेगा, 199 रुपये में। तो अगर इसको आप चाहते हैं जल्दी से इसको परचेस कर ले जाइए हमारे ऐप पर। देखिए जब आप जाएंगे ना तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और आपको देखिए इसकी हमने कंप्यूटर की भी डेमो क्लास लगा दी है, यूपी स्पेशल की भी डेमो क्लास आप देख सकते हैं, और हिंदी की भी डेमो क्लास हमने लगा दिया है। और सभी का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए दूसरा बैच है यूपी पुलिस का। आपको बता दें यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डन के लिए एक ही बैच है जिसको हमने ड्रीम बैच नाम रखा है। ठीक है, ये आपको कितने में मिलेगा तो मैं बता दूं, इसका रेट क्या है, 499 रुपये। मगर दोस्तों ये पहले 100 बच्चों के लिए हमने रखा है 399 रुपये मात्र। तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है या फिर किसी प्रकार की आपको ज़रूरत है तो कैसे चीज़ें आप कर सकते हैं सब चीज़ों को, इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके ये सब जानकारी ले सकते हैं। तो आपको देखिएगा पूरी वीडियो को, आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज ये हमारी पहली डेमो क्लास है हिंदी की, और आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए आपको पता है कोई भी चीज़ होती है पहले उसके विकास के बारे में देखते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ, फिर उसका परिवार क्या है, उसका नामकरण क्या है। इन सब चीज़ों से होते हुए हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सीधा आपको वर्णमाला लेकर के आते हैं और यहाँ से पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, आपकी काफ़ी चीज़ें उस तरीके से छूट जाती। ठीक है, तो हम देखेंगे आज हिंदी का विकास क्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पता होगा एक चीज आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले आपको बता दें संस्कृत भाषा थी। ठीक है, क्या थी, संस्कृत भाषा सबसे पहले थी। और संस्कृत भाषा भी देखिए दो तरीके से बटी थी, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए हिंदी पहले नहीं है, पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा से ही ज्यादातर भाषाएं निकली हैं। आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा सबसे पहले थी, और संस्कृत भाषा में भी सबसे पहले कौन सी संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, कब से कब तक तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों आपकी जो भाषा थी संस्कृत वाली, उसको हम वैदिक संस्कृत कहते थे। वैदिक क्यों कहते थे, क्योंकि इसी भाषा में, इसी संस्कृत में दोस्तों क्या हुआ कि वेद लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये संस्कृत बहुत कठिन थी, फिर इसको थोड़ा सरल किया गया और उसे हमने लौकिक संस्कृत नाम दिया। ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सी संस्कृत निकली तो वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत में वेद लिखेगा, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। फिर लौकिक संस्कृत आई। ठीक है, फिर संस्कृत के बाद दोस्तों कौन सी दूसरी आती, पाली भाषा। कब से कब तक तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा आती है। ठीक है, और पाली भाषा के बाद क्या आता है, प्राकृत भाषा। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, क्या 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक आपकी क्या होती है, प्राकृत भाषा। फिर प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश भाषा आता है। क्या, अपभ्रंश भाषा आता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद इसी समय दोस्तों, इसी के बीच अवहट्ट भी रहता है, कहीं कहीं पे आपको अवहट्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा अपभ्रंश रहता है। तो अवहट्ट दोस्तों 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक रहती है। उसके बाद जब अवहट्ट आगे बढ़ती है या फिर आपको अपभ्रंश ही मिल जाएगा, जब ये आगे बढ़ता है तो हिंदी का रूप लेता है, और हिंदी आती है दोस्तों 1100 ईस्वी से लेकर के अभी तक क्या हो रहा है, हिंदी आ चुकी है। ठीक है, यानी आप देखेंगे ना कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई तो संस्कृत आई। संस्कृत में कौन सी, वैदिक, फिर प्राकृत आई, वैदिक आई, फिर लौकिक आ गई। फिर संस्कृत के बाद कौन सी आई, पाली आ गई। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद
आपको दिखेगा अपभ्रंश दिख जाएगा, फिर अवहट, फिर हिंदी, है ना। तो ये क्रम आपको कभी कभार लगाने में मिल जाएगा कि किस क्रम में भाषाओं का विकास हुआ है। सबसे पहले आपको संस्कृत लगाना, फिर पाली लगाना है, फिर प्राकृत लगाना है, फिर दोस्तों अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। तो ये क्रम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे इनको हम विभाजित करके आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आपसे पूछेगा कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो मैं आपको बता दूं इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है। कैसे कैसे, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहला क्या हो गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कार्यकाल कितना था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद दूसरा आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए ये 500 ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व का था घटते हुए क्रम में आता, ठीक है। तो घटेगा, फिर दोस्तों एक समय ऐसा आएगा 0 ईसा पूर्व होगा, फिर उसके बाद फिर ईस्वी शुरू होगी, फिर दोस्तों 1000 ईस्वी तक, यानी 500 ईसा पूर्व से चल करके ये 1000 ईस्वी तक आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक, तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक यही है, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे क्या, प्राचीन आर्य भाषा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन के बारे में, फिर आधुनिक के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में। आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय कितना था, तो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल था। इसमें इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था, जैसे हम पहले बता चुके हैं। कौन कौन से 2 भाग थे, तो पहला वैदिक संस्कृत जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, फिर दूसरा लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यानी संस्कृत ही था जो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आया था। उसके बाद आपकी जो मध्यकालीन आर्य भाषा है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, इसमें कौन कौन से आएंगे, पाली, हमने बताया इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटते। देखिए अवहट का उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मुख्यतः आपसे पूछे तो 3 ही भाग बताइएगा। कि आपसे पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक है, ये आपको पता गौतम बुद्ध की भाषा थी। प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, ये आपको पता है कि किसकी है, तो महावीर स्वामी जी की थी, ठीक है। फिर अपभ्रंश आता है दोस्तों 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आपको बता दें कि अवहट दोस्तों इसी के बीच चलता रहता, कहीं कहीं अवहट मिलता, कहीं कहीं पे नहीं मिलता। अगर मुख्यतः पूछेगा तो आप 3 ही बताइएगा, ठीक है। अवहट 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक है। इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन हिंदी 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक, फिर मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 तक, फिर आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक, ठीक है। तो चलिए अब हम हर एक चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कैसे, चलिए अब विकास क्रम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आ गया है दोस्तों प्राचीन आर्य भाषा, हम पढ़ा चुके हैं। इसमें 2 चीजें हैं, प्राकृतिक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो आप दोस्तों संस्कृत के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा आपको पता है ये वही वैदिक संस्कृत है जिसमें वेद लिखे गए, ठीक है। समझिएगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना क्या है, वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। और वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है। मतलब जो भी वैदिक साहित्य बना है वो किससे, वैदिक संस्कृत से उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वैदिक संस्कृत को ही वैदिक छंदस और छांदस भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए वैदिक संस्कृत हमने बताया कि वेद लिखे गए, तो वेद पुराण सब इसी में लिखे गए। आपको बता दें कि वैदिक संस्कृत वो भाषा थी जिसमें दोस्तों आपको पता है वेद लिखे गए, उपवेद लिखे गए, वेदांत लिखे गए, वेदांग लिखे गए, पुराण लिखे गए और उपनिषद भी लिखे गए। ये सभी के सभी किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वैदिक संस्कृत में। आपसे पूछेगा कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई, तो संस्कृत में। किस संस्कृत में, तो वैदिक संस्कृत में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। और आपको बता दें कि वैदिक साहित्य को मुख्यतः दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक संहिता बोलते हैं, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में कुल कितने ध्वनियां थी, 52 ध्वनियां, ठीक है, जिसमें आपको बता दें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद। आपको पता है कि दोस्तों सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद लिखा गया। तो संस्कृत भाषा का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला है, तो ऋग्वेद में। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कौन सी भाषा है, तो वैदिक संस्कृत या फिर संस्कृत, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन भी याद रखेगा कि संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। देखिए देवताओं भाषा क्या थी, संस्कृत थी ना।
तो आर्य आपने पढ़ा होगा कि आर्य कैसे क्या बोलते हैं, संस्कृत। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि आर्य भाषा किसको कहते हैं या फिर देव भाषा किसको कहते हैं, आप बताइएगा संस्कृत को। और आपको बता दें, देखिए सबसे पहले संस्कृत भाषा ही थी, संस्कृत से ही कहीं ना कहीं हिंदी का जन्म हुआ। तो इसलिए याद रखिएगा कि हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं, तो वैदिक संस्कृत को हम हिंदी की आदि जननी कहते हैं। ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि हिंदी की आदि जननी किसको बोलते हैं, तो वैदिक संस्कृत को आपके यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी जो है संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी यानी संस्कृत भाषा से ही निकली है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया 2017 में क्या कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा किससे निकली, तो वैदिक संस्कृत से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए दो चीजें पूछी गई, एक आदि जननी क्या है हिंदी की, देखिए आदि मतलब होती है प्रथम, है ना, तो आपको पता है आदि मतलब होता है प्रथम, तो प्रथम जननी कौन होगी, तो हिंदी किससे निकली सबसे पहले क्या होगा, तो संस्कृत। तो संस्कृत भाषा क्या होगी, और संस्कृत में कौन सी, वैदिक संस्कृत। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी, तो वैदिक संस्कृत। आपको पता है आर्य क्या बोलते थे, संस्कृत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों संस्कृत में ही वेद दिखेगा। आपको पता वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। 4 वेद हैं, ऋग्वेद में आपको पता देवी देवताओं को वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें पता है 1010 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, यजुर्वेद आपसे पूछेगा कि कौन सा वेद ऐसा जो गद्य और पद्य दोनों लिखा गया, दोस्तों यजुर्वेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र ना, जैसे आप जाते दोस्तों कहीं ट्रेवल करते हैं तो होता नहीं कि जादू करवाएं, है ना, सौतन से छुटकारा, वो सब चीजें दोस्तों ये अथर्ववेद से मिली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में ही दोस्तों ये सब है ना, टोना टोकटा जादू टोना, है ना, सौतन से छुटकारा, है ना, पुराना प्यार वश में करें, या ऐसी चीजें आप देखते हैं ना, तो वो अथर्ववेद से ही निकला है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब वेद ये संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद आपको पता उपवेद, सभी वेदों के चारों वेद एक एक उपवेद है। जैसे आपसे पूछेगा आयुर्वेद किसका, पूछेगा कि देखिए आयुर्वेद किसका उपवेद है, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है आयुर्वेद, धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का उपवेद है, और गंधर्ववेद किसका है, सामवेद का उपवेद है, और अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद। ठीक है, तो 4 उपवेद हो गए। अब उसके बाद वेदांग होंगे दोस्तों, वेदांगों की संख्या 6 है। ये कभी बार पूछ लेता है, याद रखेगा वेदांगों की संख्या कितनी, 6। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प। देखिए शिक्षा आप जानते हैं, कल्प क्या होता है, इसमें कर्मकांड और नियमों का उल्लेख आपको होता है, कितने कर्मकांड हैं आपके, कितने नियम है, उसका उल्लेख कल्प में किया गया। तीसरा व्याकरण, आपको पता है व्याकरण के रचयिता कौन है, पाणिनि जी हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। फिर निरुक्ति है यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया। और 5वां छंद है और 7वां 6वां है ज्योतिष। तो 6 क्या है, वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंद के दोस्तों जनक कौन है, तो पिंगल मुनि। क्या, पिंगल मुनि छंद शास्त्र के जनक है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है। चलिए अब उसके बाद पुराण भी दोस्तों लिखेगा, पुराण का था पुराना, और पुराणों की संख्या कितना है, 18। याद रखिएगा पूछ सकता है पुराणों की संख्या कितनी, 18। दोस्तों इनको आपको पढ़ना नहीं, बस इसको देख लीजिएगा अपने आप से, मैं पीडीएफ लगा दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपनिषद क्या होता है, उपनिषद मतलब तो समीप बैठना, और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। दोस्तों आपको बता दें यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन की उपनिषदों की संख्या कितनी है, लगभग तो 108। ये यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और उपनिषद की बात करते हैं तो मांडुकोपनिषद क्या होता है, सबसे छोटा उपनिषद, केवल 12 श्लोक है। और बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, सबसे बड़ा है। और आपको बता दें एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा था सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया। देखिए इनके बारे में हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने आपकी जो वैदिक संस्कृति है उसको देख लिया। अब लौकिक संस्कृति की बात करते हैं, इसका दोस्तों क्या कार्यकाल है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, और आपको बता दें कि लोक में प्रचलित, जो लोगों द्वारा प्रचलित, देखिए सभी चीजें आप ज्यादा कठिन चीजें यूज नहीं करते, उनको सरल करना चाहते हैं। तो वैदिक संस्कृति बहुत कठिन थी, उसको लौकिक मतलब थोड़ा सरल किया गया। जैसे आपसे कहा जाता, अभी समझिएगा, जैसे आपसे कहा गया कि देखिए संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, उष्ट्र कहते हैं, है ना, तो उष्ट्र कहना आपके लिए बहुत कठिन था, तो आपने क्या कर दिया, ऊंट कह दिया। क्या कह दिया, ऊंट कह दिया। दोस्तों ऊंट कह दिया। ऊंट क्यों कह दिया, क्योंकि कठिन चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं और सरल चीजों को अपना जाते हैं। कठिन उष्ट्र कहना कितना कठिन था, तो संस्कृत को हिंदी में लाते थे, उष्ट्र कह दिया ना, ऊंट कह दिया, एकदम सरल करना चल गए, है ना। अब जैसे आप होता बिल्ली, है ना, तो उन चीजों को देखिए, जैसे कि आप समझेंगे बहुत सी चीजें, जैसे कि दूल्हा को दुर्लभ कहते थे, दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ, तो दोस्तों फिर धीरे धीरे करके उसको दूल्हा कहते, अब दुल्हा कह देंगे, दुल्हा, है ना। तो ये सब चीजें क्या होता है, धीरे धीरे सरल करना चाहते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो याद रखेंगे लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां, 48 ध्वनियां हैं। तो आपको बता दें लौकिक संस्कृत को ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया, यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है व्याकरण है वो किसमें लिखी गई, संस्कृत के लौकिक संस्कृत में। ठीक है, चलिए लौकिक संस्कृत कुछ ग्रंथ देख लेते हैं। जैसे कि वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण लिखा। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, किसमें, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया। चाणक्य का है अर्थशास्त्र, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। वात्स्यायन का कामसूत्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या,
ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। महाचंडी का काव्य दर्शन हो गया, भामा का काव्य अलंकार हो गया, राजशेखर का काव्य मीमांसा हो गया, राजा भोज का दोस्तों सरस्वती कंठाभरण, है ना, और मम्मट का आचार्य मम्मट का क्या है तो काव्य प्रकाश, ठीक है। हेमचंद्र का काव्य अनुशासन हो गया, और आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, और जगन्नाथ का रस गंगाधर, शूद्र का मत्स्य कटिकम, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, भवभूत की मालती माधवम दोस्तों याद रखेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। और अश्वघोष का बुद्ध चरित्रम, और हर्षवर्धन के आपको पता है प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली, भारविक दोस्तों कितार्जुनियम है, और कल्हड़ की राज तरंगिणी, कालिदास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, और ऋतु संहार दोस्तों ये कालिदास जी की हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं शेक्सपियर बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताया है, ये आपकी रचनाएं किसमें लिखी गई हैं तो लौकिक संस्कृत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है। चलिए हमने प्राचीन वाला देख लिया। अब दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कार्यकाल क्या है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, इसमें पाली आती है, प्राकृत आती है, अवहट आती है, और अभ्रंश और अवहट आते हैं। चलिए देखते हैं पहला पाली भाषा। अब देखिए पाली का कार्यकाल क्या है तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। आपको बता दें पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत बने, और आपको याद रखना है पाली क्या है देश भाषा। कैसी देश भाषा प्रथम देश भाषा। आपसे पूछेगा देखिए प्रथम देव भाषा क्या थी, देव भाषा संस्कृत थी, हमने बताया देवों की भाषा क्या संस्कृत, और प्रथम देश भाषा देखिए देश भाषा सबसे पहले संस्कृत क्या आया तो पाली, तो पाली क्या है प्रथम देश भाषा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, याद रखिएगा कि पाली को प्रथम देश भाषा कहते हैं, याद रखिएगा बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। देखिए प्राकृत तो नीचे आएगा, मगर इसके पहले के प्राकृत के पहले की क्या है ये पाली, तो पाली को हम क्या बोलते हैं दोस्तों प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ये आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया, और बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी किया था, तो इसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। किसको कहते हैं पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। अगला है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है तो कच्चायन। देखिए ये भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन हम इसमें शामिल करके लेके आए हैं। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे तो कच्चायन थे, आपको याद रखना है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है पाली है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है पाली है साथियों, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ठीक है यार। अपभ्रंश मतलब तो बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, तो संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप क्या है संस्कृत बात क्या है पाली, तो दोस्तों ये भी आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्राकृत देखिए प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं दोस्तों, पाली को ही कहते हैं। अब देखिए ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध द्वारा सभी उद्देश्य किसमें दिए गए तो पाली भाषा में, आपका यूपीएसआई 2021 में, यूपीएसआई 2021 में सभी पूछा गया, और भी अन्य एग्जामों में पूछा गया। और यहां तक कि दोस्तों जो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं त्रिपिटक जिनको बोलते हैं वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए, जैसे सूत्र पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, विनय पिटक जिसमें आचार व्यवहार का वर्णन किया गया, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, और अभिधम पिटक सबके सब किसमें लिखे गए हैं पाली भाषा में। यानी कि आपको पाली भाषा में जो भी व्याकरण मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी ग्रंथ, वो पाली आपको जो भी देखिए बौद्ध धर्म में जो भी चीजें मिलेंगी वो सबकी सब चीजें किसमें मिलेंगी आपको पाली भाषा में ही मिलेंगे। देखिए पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे कच्चान व्याकरण हो गया, और मोगलान व्याकरण होगा, और सदनीति होगा, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों आपको बता देखिए पाली भाषा का अक्षर कैसे होता है, जैसे देखिए संस्कृत में अक्षर कहते थे, पाली में अक्षर इसको कहने लगे, ठीक है। देखिए सरल करना चाहते हैं ना, पाली भाषा में अक्षर हो गया, आर्य को अरिय कहते थे, देखिए आर्य संस्कृत का शब्द है, इसको पाली भाषा में अरि कहते थे, थोड़ा सरल कर दिया। चक्र को चक्र कह दिया, दुख को दुख कह दिया, क्षेत्र को खेत कर दिया ना, खेत जिसको आप खेत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस तरह से मार को मग कर दिया, मतलब किसी चीज को सरल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पाली आप समझ गए। चलिए अब प्राकृत देखते हैं, तो प्राकृत दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला, ठीक है। और आपको बता दें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन महावीर स्वामी द्वारा सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए। देखिए पाली को और थोड़ा सरल बनाया गया जिसको प्राकृत कहने लगे, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया तो प्राकृत भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको बता दें कि जैन ग्रंथ दोस्तों जिन्हें हम आगम साहित्य कहते हैं ना, आगम आपसे पूछ सकता है कि आगम साहित्य के धर्म से संबंधित है जैन से, ठीक है, ये भी आपके प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए यार कहेंगे हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी, और हेमचंद के अनुसार प्राकृत का जन्म संस्कृत से ही हुआ ना, वो तो आपको पता है संस्कृत से ही ज्यादातर भाषाओं जन्म हुआ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई 2021 में क्या कि प्राकृत का पाणिनि किसको कहते हैं हेमचंद जी को,
हेमचंद जी को हम प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। प्राकृत की कुछ रचनाएं आपको बता दें, जैसे सर्वसेन ये हरिविजय जी की है ना, प्रवर सेन द्वितीय, रावण बाहु, ठीक है, ये चीजें आप देख लेंगे। कौतूहल, लीलावती किसकी है, कौतूहल की है ना, लीलावती रचना किसकी है, ये रचना ये है, और ये क्या है, कौतूहल की, ठीक है। और संदेश रासा किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की, ठीक है। ये चीज आपको देखिए, इसमें से आपको ये दो रचनाएं बहुत याद रखनी थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब से एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम, तो प्राकृत, ठीक है। अपभ्रंश के पहले का अवस्था क्या है, तो प्राकृत। देखिए सबसे पहले क्या है, संस्कृत, फिर उसके बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश है ना। तो याद किया कि अपभ्रंश से पूर्वकालीन, अपभ्रंश से पहले क्या था, पूर्वकालीन नहीं, पहले क्या था अपभ्रंश से, तो प्राकृत था, है ना। तो याद रखेगा प्राकृत, ठीक है। यूपीएससी 2021 में पूछा जा चुका। चलिए अब अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। अब देखिए अपभ्रंश का यूपीएससी 2021 में अपभ्रंश का समय पूछा गया था। तो समय क्या था, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये समय है, यूपीएससी में पूछा गया, आपको याद रखना, ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ क्या था, पतन या फिर गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ। देखिए अपभ्रंश किसी चीज का पतन होता है, उसको अपभ्रंश बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने किया है, पतंजलि द्वारा महाभाष्य में किया गया। और अपभ्रंश का सबसे पहले प्राचीनतम उदाहरण किसमें मिला है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिससे दोस्तों उन्होंने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा, क्या बोला है, विभ्रष्ट कहा है अपभ्रंश को, ठीक है। चलिए आगे देखते, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको बताते चलेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी, उससे आप दोहरा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चीजें इंपॉर्टेंट उन्हीं पे हम केवल फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अपभ्रंश में कुल कितनी ध्वनियां हैं, तो आपकी 40 ध्वनियां। और अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं, 8। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं, तो कितने हैं, 8 स्वर हैं, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ये भी आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया। जो आधुनिक भाषाएं दोस्तों उनका विकास किससे हुआ, अपभ्रंश, क्योंकि आपको पता है अपभ्रंश के बाद ही क्या आता, हिंदी आता, ठीक है। चलिए और दोस्तों अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम किसने की, तो वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेखों से हमको प्राप्त होता है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो वल्लभी के राजा धरसेन द्वारा दोस्तों जो शिलालेख लिखवाया गया उसमें मिलता है, ठीक है। और आपको बता दें कि हेमचंद ने देसी शब्द संग्रहों के नाम से दोस्तों एक कोष नागर अपभ्रंश में लिखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का व्याकरण कहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको पता है कि अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहते हैं, ठीक है। सॉरी समझिएगा, तो ये चीजें आपको समझना चाहिए कि अपभ्रंश के बारे में हमने ये चीजें बता दी। अब देखिए अपभ्रंश के 7 भेद। अब आपका जो मेन क्वेश्चन ना यहां से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि अपभ्रंश से कितने भेद हैं, 7 भेद। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। देखिए अपभ्रंश के 7 भेद हैं। सौरसेनी, आपसे पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो आप बताइएगा सौरसेनी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी में कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, सौरसेनी। राजस्थानी हिंदी किससे निकली है, सौरसेनी से, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी किससे निकली, सौरसेनी। राजस्थानी किससे निकली, सौरसेनी। अब इसके बारे में हम जब बोलियां पढ़ाएंगे तो और अच्छे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है, तो लहंदा और पंजाबी किससे निकली है, पैसाची अपभ्रंश से। यूपीएससी 2021 से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से निकली, तो पैसाची से। सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से निकली, आप बताएंगे ब्राचार से, ठीक है। किससे, ब्राचार से। पहाड़ी भाषाएं किससे निकली, खस से। खस अपभ्रंश कौन सा है, खस अपभ्रंश से कौन सी निकली है, पहाड़ी भाषा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी निकली, मराठी निकली। देखिए यूपीएससी में पूछा गया 2021 में, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको पता है अवधी बघेली है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ना, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको ये सब चीजें आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की जो भी भाषाएं दोस्तों किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली, बिहारी हो गया, ये पूछा गया यूपीएससी में। देखिए सभी पूछेगा ना, बंगाली, उड़िया और असमिया निकले, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी 7 क्या हो गई, अपभ्रंश हो गए, ठीक है। तो अपभ्रंश के बारे में आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। देखिए अपभ्रंश के कुछ नाम है, इनको याद रख लीजिएगा। देख क्या क्वेश्चन था कि खड़ी बोली या करौवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। दोस्तों ये आपके यूपीएससी में पूछा गया, आपसे पूछा गया था खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव अब सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से, उत्तरी रूप से, ठीक है। और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है दोस्तों। खड़ी बोली कौरव की बोली यानी कौरवी बोली भी कहा था, ये भी यूपीएससी में पूछा गया। और ये भी पूछा गया था कि सिंधी भाषा का विकास की जब अपभ्रंश से हुआ, ब्राचार से दोस्तों सिंधी भाषा का विकास को दोस्तों याद रखेगा। और एक चीज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। ये भी यूपीएससी में पूछा गया, आप याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक रचना थी, उसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, उसने कहा था किसके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही दोस्तों क्या बोला, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ठीक है। याद रखिएगा जिस तरह से दोस्तों उत्तरी अपभ्रंश को विद्यापति ने क्या बोला, देसिल बैना बोला है। और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी बोली है। और भोला शंकर और अब्दुल रहमान ने अपभ्रंश को क्या बोला, अवहट कहा है। तो याद रखेगा, यहीं पे दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, अवहट अपभ्रंश के प्रथम
शंकराचार्य कौन है? तो हेमचंद जी हैं। अब अपभ्रंश से कुछ कवि देख लेते हैं, जैसे स्वयंभू। स्वयंभू दोस्तों क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिए आपको पता है वाल्मीकि की रामायण लिखी थी ना, तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्वयंभू क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इनकी रचना कौन है? तो पौमचरियु है, जो कि राम जी के ऊपर लिखा गया। जैसे आपको पता वाल्मीकि ने राम के ऊपर रामायण लिखी, उसी प्रकार दोस्तों स्वयंभू ने पौमचरियु लिखा, किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया। इनकी रचना क्या है? पौमचरियु। दोस्तों दूसरे हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण काव्य का प्रणेता। दोस्तों कृष्ण जी के ये बहुत से चीजें लिखते थे, इसलिए इनको कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं पुष्यदंत को। और आपको बताते हैं इन्होंने महापुराण लिखा है ना, राय कुमार चरियु लिखा और जसहर चरियु लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपके हैं धनपद। दोस्तों धनपद, इनकी रचना क्या है? भविष्यत कहा। क्या है इनकी रचना? भविष्यत कहा। दोस्तों याद रखिएगा ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। क्या? अपभ्रंश भाषा का पहला प्रबंध काव्य। उसके अलावा कुल लाभ है, जिनकी रचना ढोला मारूर अधूरा विरह है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे, जिनमें से आपको ये तीनों चीजें आपके तीन ये आगे वाले याद रखने हैं। चलिए अब बात आती है अवहट्ट की। देखिए अवहट्ट का दोस्तों कहीं कहीं उल्लेख मिलता, कहीं कहीं नहीं मिलता। तो मैं बता दूं कि इसका जो कार्यकाल है दोस्तों ये अपभ्रंश के साथ ही साथ चलता है, यानी 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक। ठीक है, और अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया। और दोस्तों ये चीजें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अवहट्ट कहा था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीएसआई में पूछा गया कि अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति जी ने किया है। किसमें? कीर्तिलता व कीर्ति पताका ने। और अभी दोस्तों यूपीएसआई में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यापति जी ने अवहट्ट में कितने ग्रंथ लिखे? केवल 2। कौन कौन से? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज कि सुनीति चटर्जी, देखिए याद रखिएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और भारतीय आर्य भाषा, देखिए समझिएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को ही क्या बोला? अवहट्ट। यानी कि जो अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं को जो मिला रही है, जो बीच की कड़ी है, वो क्या है? अवहट्ट है। ये दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया। किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अब दोस्तों आ गए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, यानी 1100 से अब तक, यानी इसमें क्या होगा? हिंदी होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का विकास अपभ्रंश से हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का विकास किसका? अपभ्रंश। ये आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। आपको बता दें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो AFR हॉर्नले ने किया दोस्तों 1880 में। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? प्राचीन हिंदी, जो कि 1100 से 1400 ईस्वी तक था। इसके प्रमुख कवि आपको पता है कौन होंगे? अमीर खुसरो हो गए, चंद बरदाई हो गए। उसके बाद आपके मध्यकालीन हिंदी दोस्तों 1400 से 1850 तक। इसमें दोस्तों प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, कबीर हो गए, सूरदास ये हो गए। उसके बाद दोस्तों आधुनिक हिंदी जो दोस्तों 1850 से अब तक चलती है, इसमें दोस्तों मुख्यतः खड़ी बोली का प्रचलन था। इसके कवि कौन होंगे? भारती हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बच्चन जी, निराला जी, ऐसे जो आधुनिक कवि कराएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी 1100 से लेकर के अब तक, क्या साथियों, जो हिंदी है वो 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक कैसे फली है, कैसे फूली है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हिंदी भाषा है ना, ये खुद हिंदी भाषा शब्द नहीं है। हिंदी किस भाषा शब्द है? फारसी भाषा की। ये चीज आप याद रखेंगे। थोड़ा सा आपसे कोई पूछ सकता कि चलिए आप हिंदी पढ़े, बताइए हिंदी किस भाषा शब्द है, तो आप फिर कंफ्यूज, भैया हिंदी हिंदी होगा ना? बिल्कुल नहीं, हिंदी फारसी भाषा शब्द है। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से हम बता चुके हैं, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। और जो वर्तमान में जो हिंदी हम बोलते हैं ना, खड़ी बोली, देखिए हमारे यहाँ तो अवधि बोली जाती है, मगर आप मेरठ साइड में जाएंगे ना, जो सही हिंदी है दोस्तों वो खड़ी बोली है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वर्तमान में प्रचलित रूप हिंदी क्या है? खड़ी बोली। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और आपको बता दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, आपके यूपी वीडियो 2018 में पूछा गया था कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धा राम फुलौरी जी ने किया। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब में भी इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। किसने? श्रद्धा राम फुलौरी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि पुरानी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण को से उत्पन्न जो नई जबान होती है उसको हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। देखिए हिंदुस्तानी भाषा क्या होती है? इसमें हमने क्या किया? हिंदी भी बोल दिया और उर्दू भी इंक्लूड कर लिया, अंग्रेजी कर लिया, इन सबको मिश्रित कर दिया। इसको हमने पुरानी क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा बोल दिया। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जबान होती है उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक होता है। मानक भाषा किसको कहते हैं? खड़ी बोली को। ठीक है, याद रखिएगा मानक क्या होता है? जिसमें दोस्तों कोई कमियां ना हो, जिसको आदर्श माना गया हो भैया कि हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट है।
ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। चलिए, और ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया। देखिए कोई भी चीजें कहीं भी पूछेगा उनको हमने इंक्लूड किया है, आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है ना तो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब वाले शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी, ठीक है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी दोस्तों, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। यूपीएससी 2021 से पूछा गया, ठीक है। कब राजभाषा दर्जा दिया गया ये भी जानिएगा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को, क्यों? क्योंकि इस दिन हिंदी को क्या मिला था, राजभाषा का दर्जा। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। आपको पता 10 जनवरी क्या हुआ था कि नागपुर में दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसलिए दोस्तों जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, इसीलिए इसको हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 10 जनवरी को। ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका एवरग्रीन क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर, है ना, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। याद रखिएगा बीजी खेर, ठीक है, याद रखिएगा। कब दोस्तों आपसे पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया, 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो बीजी खेर जी बने थे। इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए संविधान में राजभाषा का वर्णन किया गया, आपको पता है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। ये भी पूछा गया यूपीएससी और यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया, ठीक है, कि संविधान में राजभाषा का वर्णन कहां है, तो भाग 17 में। और भाग 17 कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब इसके बारे में और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये आपके यूपीएससी और यूपीएससी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। और आपको पता है कि संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। ये भी आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया। अब देखिए आपके यूपीएससी वीडियो में पूछा गया 2018 में कि भैया हिंदी भाषी राज्य कितने। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषी कुल कितने राज्य हैं, टोटल 210 ही राज्य है। कितने? 10। एक आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड। आपको पता उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काट के बनाया गया है, ठीक है, आपको पता होगा, हमने पढ़ाया है उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो डेमो क्लास दी उसमें बताया है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। देखिए 9 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। यानी टोटल कितने राज्य हो गए केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 10, है ना। राज्य कितने, 9 और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल पूछा था। समझिए कहां पूछेगा, ये देखिए क्या क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 में। क्या पूछा गया कि इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश बिल्कुल, ठीक है, और आपका झारखंड बिल्कुल, असम, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों असम की नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। तो आपका ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। फिर रुकिए एक और दिखाते हैं, ठीक है। क्या है, यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया था कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। उत्तर प्रदेश भैया आता है बिल्कुल, बिहार आता है बिल्कुल आता है, झारखंड बिल्कुल आता है, हमने पढ़ाया। महाराष्ट्र नहीं आता, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना। ये भी आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, ऐसा कंटेंट में दोस्तों कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो अगर आपके दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के बैच परचेस करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। 199 रुपये में अभी है। हालांकि इसका दोस्तों जैसे 100 बच्चे होते हैं हम इसका रेट बढ़ा देंगे, 249 कर देंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए, इसमें आपको टाइपिंग गाइडेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग गाइडेंस भी दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद यूपी पुलिस के लिए जुड़ जाता है दोस्तों, ड्रीम बैच हमने लॉन्च किया है मात्र दोस्तों 399, वो भी अभी है दोस्तों। 100 बच्चे जैसे होते हैं दोस्तों, इसका हम रेट बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे, 499। तो जल्दी जुड़ जाइए। अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है दोस्तों तो आप ऐप पे जाएंगे, ऐप इंस्टॉल करिएगा हमारा ज्ञान आरबीएल करके दोस्तों, आप जाइएगा, है ना, और वहां से ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उस पर दोस्तों आपको मैसेज का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहां पे जाकर के आप हमको कोई भी दोस्तों कमियां हैं या फिर कुछ है तो हमको बोल सकते हैं, हम उस पर आपको कॉल खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको 499 रेट का, मगर दोस्तों जल्दी कर लेते तो आपको 399 में मिल जाएगा। अगर कोई जानकारी लेना, ये नंबर हमारा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। कॉल कर सकते हैं मगर व्हाट्सअप करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, हम खुद कॉल आपको करवा लेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी एक बार आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको दोस्तों यूपी पुलिस
या फिर जूनियर असिस्टेंट, फतेह करके मानेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से डेमो क्लास आप देख लीजिएगा। यूपी पुलिस का देखिए, यूपी स्पेशल का भी डेमो क्लास चल चुका है, हिंदी का भी चला दिया, कंप्यूटर का भी लग चुका है, तो जा करके देखिए। और अगर चाहते हैं जुड़िएगा दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।